तो स्वागत है आपका आरके क्लासेस चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको रतनपुर के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ाया है और आज हम पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरी वंश के बारे में। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश दो शाखाओं में बटे थे। पहला है आपका रतनपुर के कलचुरी वंश और दूसरा है आपके रायपुर के कलचुरी वंश। तो ठीक है, हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इसके जो संस्थापक हैं वो केशव देव हैं। ठीक है, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो कलिंग राज थे। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है वो केशव देव हैं, ये पता है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इसके दो जगह से शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। जो पहला शिलालेख है वो रायपुर से और दूसरा शिलालेख है खल्लारी से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो थी खल्लवाटिका। ठीक है दोस्तों, इसकी खल्लवाटिका प्रथम राजधानी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इनकी जो कुल देवी थी दोस्तों वो थी गजलक्ष्मी। ठीक है, इनकी जो रायपुर की जो कलचुरी वंश है उनकी जो कुल देवी थी वो थी गजलक्ष्मी। ठीक है, मैंने बहुत ही कम चीज़ों में आपको समझाने का कोशिश किया है। अगर आप इतना पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका जो CGP बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियो को 3-4 बार देखना है। ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन कौन रहे दोस्तों? तो वो थे इसके प्रमुख शासक रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव इसके प्रथम प्रमुख शासक थे। ये रायपुर के शहर की स्थापना किए थे। ठीक है, जो अभी वर्तमान में हम लोग जिस रायपुर शहर को जानते हैं तो उसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो कौन है? वो रामचंद्र देव थे। ठीक है, और नागवंशी शासक भाणिंगदेव को पराजित किए थे। ठीक है, भाणिंगदेव को पराजित किए थे कौन? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव ने ही रायपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अमर सिंह। अमर सिंह अंतिम शासक रहे दोस्तों। जो कलचुरी वंश रायपुर के कलचुरी वंश है उसके अंतिम शासक अमर सिंह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अंतिम शासक 1750 में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक है दोस्तों, 1750 में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। ठीक है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था, ठीक है, स्थानीय प्रशासन के लिए पंचकुल संस्था का निर्माण किया गया था दोस्तों। पंचकुल संस्था, ठीक है, निर्माण किया गया था। और मंडल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी दोस्तों? मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर इसकी मंडल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। ठीक है, और मंडल के नीचे क्या आता है दोस्तों? मंडल के नीचे गढ़ आता है। और जो जो वो है गढ़, वो 24 गांवों के समूह में विभाजित था। ठीक है, और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है दोस्तों? दीवान। जो गढ़ के जो प्रमुख रहते हैं, मंडल के जो प्रमुख रहते हैं उसको दीवान कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और एक गढ़ में आपके, ठीक है, सॉरी दोस्तों, मंडल के नीचे 84 गांव रहते थे। ठीक है दोस्तों, और गढ़ के नीचे रहते थे आपके 12 गांव के समूह रहते थे, 12 गांव। ठीक है, और जो गढ़ के जो मुखिया होते थे उसको क्या कहते थे? दाऊ कहते थे, दाऊ। ठीक है, अभी भी आपको पता होगा गाँव में जो मुखिया को दाऊ कहा जाता है। ठीक है, और जो सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों वो थी ग्राम। और ग्राम के जो मुखिया होते थे उसको क्या कहा जाता था? गौठिया। ठीक है दोस्तों, ग्राम के मुखिया को गौठिया कहा जाता था। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके आय के क्या स्रोत थे दोस्तों? जो रायपुर के कलचुरी वंश थे उनके आय के स्रोत, प्रमुख स्रोत कराधान थे। वे हर चीज़ में टैक्स लगाते थे, ये उनके आय के प्रमुख स्रोत थे। और गाँव की उत्पादित वस्तु पर निर्यात कर और बाहर जो सामग्री भेजते थे उस पर जो वस्तु मंगाते थे उसमें निर्यात कर और बेचते थे उसमें आयात कर लगाया जाता था। निर्यात कर, वस्तु मंगाते थे उसको निर्यात, और सामान बेचते थे उसमें, सामान मंगाते थे उसमें आयात कर लगाया जाता था। ठीक है, भेजने पर निर्यात और मंगाने पर आयात कर लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ? और नदी को पार करने तथा नाव पर भी कर लगाया जाता था। अभी वर्तमान में भी कुछ समय तक ये चलता रहा, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि जो नदी में पार करने के लिए भी कर देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आता है कवर्धा के फणी नागवंश। जो इसके जो संस्थापक थे अहिराज थे। ठीक है, अहिराज किसके? कवर्धा के फणी नागवंश के शासक थे। आपको कन्फ्यूजन होगा दोस्तों इसमें और रायपुर के कलचुरी वंश में और रतनपुर के कलचुरी वंश में। ठीक है, इसको एक बार 2-3 बार वीडियो देखने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मड़वा महल शिलालेख में नागों का राजा बताया गया है दोस्तों। ठीक है, इन्हीं को जो कवर्धा के फणी नागवंश को क्या कहा गया? मड़वा महल शिलालेख में नागों का राजा बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी। ठीक है,
इनके प्रमुख शासक कौन थे? तो गोपाल देव। तो गोपाल देव कौन है दोस्तों? जो भोरम देव के जो मंदिर है आपको पता होगा छत्तीसगढ़ वालों को, जो भोरम देव मंदिर है उसके संस्थापक थे कौन? गोपाल देव। और भोरम देव मंदिर को कब बनाया गया? 1089 ईस्वी में। ठीक है, 1089 ईस्वी में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, और इसे खजुराहो के मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया था दोस्तों, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है दोस्तों। ठीक है, इसको बनाया कौन था? गोपाल देव। ठीक है, उसके बाद आता है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव हमने पहले देखा था उसमें रायपुर के कलचुरी वंश में, तो वो रायपुर शहर की स्थापना किए थे। और ये है आपके कवर्धा के फणी नागवंश। ठीक है दोस्तों, कवर्धा के फणी नागवंश है। तो ये क्या किया? इन्होंने मड़वा महल का निर्माण किया था। ठीक है, मड़वा महल। ठीक है, और इसको दूल्हा देव, इसके प्रमुख देवता दूल्हा देव। ठीक है, और ये शिव मंदिर वर्तमान में शिव मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और विवाह का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसे दूल्हा देव भी कहा जाता है, साथ ही विवाह का प्रतीक भी इसे माना जाता है। और इसका निर्माण कब किया गया? 1349 में। किसके द्वारा? रामचंद्र देव। आप में दो में कन्फ्यूज हो गए दोस्तों। पहला जो रामचंद्र देव हमने रायपुर के कलचुरी वंश को देखा, तो उसमें जो रामचंद्र देव थे उन्हें रायपुर शहर की स्थापना की थी हुए। और अभी जो हमने देखा है कवर्धा के फणी नागवंश, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों? इन्होंने जो रामचंद्र देव है उन्हें मड़वा महल का निर्माण किया है। इसे दूल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो महल में रामचंद्र के विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। ठीक है, जो महल में रामचंद्र देव का विवाह जो कलचुरी राजकुमारी थी उनका नाम था अंबिका देवी से उनका विवाह हुआ था। किसका? रामचंद्र देव का। और उन्होंने ही मड़वा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और मोनिंग देव, इनके अंतिम शासक कौन थे? कवर्धा के फणी नागवंश के मोनिंग देव अंतिम शासक थे। ठीक है, कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने हराया था इन्हें। इनके मोनिंग देव को किसने हराया था? कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने हराया था। किनको? मोनिंग देव को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो आप निश्चित ही पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बस्तर का छिंदक नागवंश हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।